हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एस्टिमेट एंड कोस्टिंग में मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स लेक्चर के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। कैसे यूनिट्स को मेजरमेंट करते हैं, मतलब जैसे कि कौन सा वर्क है उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी यूनिट बताते हैं। ठीक है, तो अब वो सारा मेजरमेंट करने के बाद अपन कुछ जो है ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग की अपन डिटेक्शन कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि कोई मैंने 10 × 5 जो मैं 5 × 10 की जो वॉल है उस पर मैंने अपनी मेजनरी वर्क मेरे को उसकी रेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, या फिर प्लास्टर है उसकी रेट कैलकुलेट करनी है। तो मैं पूरी वॉल की तो मतलब पूरा मैं निकाल लूँगा, ठीक है ना। अगर उसमें मेरे को एक विंडो प्रोवाइड करानी है या फिर मेरे को उसमें एक डोर प्रोवाइड कराना है, उसके प्रोवाइड कराने के बाद जो मतलब उसमें जो ओपनिंग रहती है तो उसको तो साथ में इंक्लूड करेंगे नहीं, तो उसको कैसे न कैसे डिडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो वर्क्स है उनको डिडक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं। और कुछ जो ऐसे वर्क्स होते हैं, मतलब ऐसा मेजरमेंट होता है जिनमें क्या होता है, उनका जो जितना पार्ट होता है उसमें कुछ एडिशन करते हैं। तो आज अपन थोड़ी देर ये रूल ऑफ डिडक्शन पढ़ते हैं, फिर कुछ पार्ट आएगा रूल ऑफ एडिशन का भी। अपन रूल ऑफ डिडक्शन में क्या क्या होता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ डिडक्शन में क्या ले लेते हैं अपन, प्लास्टरिंग। ठीक है, प्लास्टरिंग क्या होता है। प्लास्टरिंग जनरली मैंने बताया था किसी भी मेजनरी वर्क या स्ट्रक्चर को उसको वेदर से या फिर स्मूथ वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए वियर एंड टियर से, या फिर उसको स्मूथनेस प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें ये लोड का कोई रोल नहीं होता, ये लोड कैरी नहीं करती, ओनली फॉर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लास्टरिंग में देखते हैं कि इसमें अगर कोई प्लास्टरिंग कर रहे हैं किसी वॉल पे तो उसमें कितनी ओपनिंग अपन कंसीडर नहीं करते हैं और कितनी करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो एरिया ऑफ ओपनिंग, अगर मान लीजिए कोई एरिया ऑफ ओपनिंग है, वो अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से लेस है, यानी कि मैंने ओपनिंग जो भी है या डोर है या विंडो है उसकी मैंने ओपनिंग कैलकुलेट करने में पता चला कि वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, तो मैं उसको डिडक्शन नहीं करूँगा। मतलब जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें ओपनिंग का एरिया डिडक्शन नहीं करूँगा अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से ओपनिंग का एरिया कम है। आई बात समझ में, मतलब कि 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर ओपनिंग का एरिया कम है तो मैं उसको डिडक्शन में कंसिडर नहीं करूँगा। ये हो गया पहला पॉइंट अपना। ठीक है, सेकंड पॉइंट में है एरिया ऑफ ओपनिंग। अगर कोई भी ओपनिंग विंडो या डोर का एरिया ऑफ ओपनिंग अगर 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर है तो उसको मैं डिडक्शन तो करूँगा। वो कैसे करूँगा, अब मैं कहता हूँ कोई भी वॉल होती है, ये वॉल है और वॉल में क्या है, प्लास्टर अपन एक साइड कर रहे हैं, अगर ये पार्टीशन वाला है तो दूसरी साइड भी तो करना पड़ेगा, है ना, दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। या अगर कोई बाहर वाली वॉल अपने को दो साइड से अगर उस पर प्लास्टरिंग करनी पड़े, अगर उसकी ओपनिंग जो है, ये मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग जो है ये ओपनिंग, अगर ये इसकी ओपनिंग का एरिया मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो एरिया 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आता है, तो मैं डिडक्शन किस में करूँगा, ओनली फॉर वन साइड वाली प्लास्टर में डिडक्शन करूँगा। ये वन साइड वाला जो है उसमें मैं डिडक्शन करूँगा, दोनों में नहीं करूँगा, ओनली फॉर एक में ही करूँगा। ठीक है, आई बात समझ में, एक मिनट, हाँ, तो ये समझ में आया क्या, हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ठीक है, अब देखते हैं। अगर यही एरिया ओपनिंग का एरिया जो है, एरिया ऑफ ओपनिंग अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो डिडक्शन करेंगे बोथ साइड, डिडक्शन जो है दोनों साइड में करेंगे। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। देखो मेरे पास कोई ये वॉल है, पार्टीशन वॉल है ना, ये पार्टीशन वॉल है मेरे पास, ठीक है, मान लिया पार्टीशन वॉल है। आई बात समझ में? दिख रही है क्या ये पार्टीशन वॉल है। अब पार्टीशन वॉल में एक मान लो कोई विंडो है, ये मान लो विंडो, ठीक है, ये क्या है मेरा विंडो, ठीक है, विंडो है। और ये मेरी जो वॉल है, इस वॉल पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लास्टर कर रहा हूँ। अब मैं जो प्लास्टर कर रहा हूँ, प्लास्टर कर रहा हूँ, अगर इसका ओपनिंग का एरिया अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो मैं इस ओपनिंग को कंसिडर करूँगा ही नहीं। आई बात समझ में? अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से ओपनिंग का एरिया कम है तो मैं इसको कंसिडर करूँगा ही नहीं। अगर ये एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में हो तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं बताता हूँ। अगर इस ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में हो तो मैं क्या करूँगा वो बताऊँ। तब मैं प्लास्टर तो अपन दोनों साइड कर रहे हैं, प्लास्टर तो इधर कर रहे हैं ना, उधर भी वैसा ही सेम इसकी पीछे की साइड भी अपन प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट तो इधर भी कर रहे हैं तो डबल कॉस्ट लग जाएगी, है ना। तो जब अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में हो तब अपन इस साइड वाली जो प्लास्टर है या फिर इसमें डिडक्ट कर लेंगे इसका एरिया, ठीक है, या फिर पीछे वाले जो प्लास्टर कर रहे हैं उसमें से इसका एरिया डिडक्ट करेंगे कितनी बार, ओनली फॉर एक बार ही, ठीक है। तो ये कंसिडर करते हैं। अगर मैं कह देता हूँ कि जो मेरा ओपनिंग एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, वो 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो मैं कैसे करूँगा, तो क्या करूँगा, मैं दोनों साइड डिडक्ट करूँगा। इधर भी जब मैं मेज़रमेंट कर रहा होता हूँ तब भी इस प्लास्टर के जो एरिया होगा उसमें से ये ओपनिंग का एरिया डिडक्ट करूँगा, उधर भी जब मैं कंसिडर करूँगा तो भी मैं इस ओपनिंग का एरिया डिडक्ट करूँगा। आई बात समझ में इतना? नेक्स्ट अपन चलते हैं, मेजनरी वॉल। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेजनरी वर्क। अब ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, ओपनिंग, हेलो, ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, ओपनिंग कैसे, इसमें सोफिट क्या होती है, जैम क्या होती है वो बता देता हूँ मैं। कोई भी ओपनिंग है, मान लो ये, मान लो मेरी ओपनिंग है ये वाली, ठीक है। मान लो कोई ये गेट है यहाँ पे, मतलब गेट है, विंडो कुछ भी मान सकते हो, डोर या विंडो कुछ भी मान सकते हो। तो ये वाला जो वर्टिकल पोर्शन होगा, वर्टिकल पोर्शन को मैं क्या बोलूँगा, जैम। क्या बोलूँगा, वर्टिकल पोर्शन को मैं बोलूँगा जैम, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है इसको मैं बोलूँगा, नीचे वाला पोर्शन है जो बॉटम वाला, इसको मैं सिल बोलूँगा। क्या बोलूँगा, सिल। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ओरिजिनल पोर्शन, अबो वाला टॉप वाला, इसको मैं बोलूँगा सोफिट, इसको मैं बोलूँगा सोफिट। ये ध्यान रखना आपको, ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन सोफिट, नीचे वाला सिल, और ये वर्टिकल पोर्शन दोनों को भी जैम बोलते हैं, ठीक है। आए बात समझ में? क्लियर है? अब चलो आगे देखते हैं। सोफिट हो गया, जैम हो गया और सिल हो गया। अब देखिए मेजनरी वर्क में भी थोड़ा डिफरेंट है, देख लीजिए। अब इसमें क्या रहा है
कि नो डिडक्शन इज मेड ऑफ ओपनिंग ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये कह रहा है कि मेजनरी वर्क में, मेजनरी मीन्स अपन किसी चुनाई वर्क करते हैं ना, जो उसे बोलते हैं, यानी कि जब भी अपन ब्रिक या फिर स्टोन मेजनरी कर रहे हैं, उसमें जब ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। तो ओपनिंग अगर इतनी होती है तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं लेंगे अपन, ठीक है। और उसने सेकंड पॉइंट में क्या है कि लिंटल और छज्जा और ऑफसेट एक दीवार होती है, मतलब एक के पास में एक ऑफसेट जो होती है, मतलब एक होलो ब्रिक ले लो, ऑफसेट वाली ब्रिक टाइप में, वैसे एक मेजनरी होती है, तो उसमें भी अपन डिडक्शन नहीं करेंगे। कहीं पे भी अगर ऑफसेट आता है या फिर छज्जा आ जाता है या फिर लिंटल आ जाता है, ठीक है ना, उस एरिया को अपन डिडक्शन नहीं करेंगे मेजनरी वर्क में, ठीक है। मान लो अपन ये मेजनरी वर्क कर रहे हैं, अपन कहीं ये छज्जा, ये लिंटल दे दिया। लिंटल कहाँ होता है? लिंटल ये जो ओपनिंग, मैं आपको बता देता हूँ। लिंटल जब भी अपन वॉल, गेट, डोर या फिर विंडो प्रोवाइड कराते हैं, उसके ऊपर अपन एक सीट रख देते हैं पत्थर की, या फिर उसको मतलब एक मोटी सी स्टोन का जो लॉन्ग पार्ट है वो अपन रख देते हैं उसके ऊपर, तो जिसके कारण जो लोड है सारा वो गेट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए, वॉल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसे अपन लिंटल कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? लिंटल, ठीक है, इसे अपन लिंटल कहते हैं। आई बात समझ में? अभी कह रहा है लिंटल, छज्जा मतलब कहीं पे भी अगर छज्जा निकाल रखा हो गेट पे या वॉल के ऊपर या विंडो के ऊपर या कहीं पे भी थोड़ा बहुत छज्जा निकाला होता है, तो अगर उसमें मेजनरी करते हैं तो छज्जे का एरिया जो है डिडक्शन नहीं करते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? देखो, कोई मेजनरी वर्क कर रहे हैं अपन, है ना, ये मान लो मेजनरी वर्क कर रहे हैं, मेजनरी वर्क कर रहे हैं। अब मान लो ये एरिया आ गया, ये वाला एरिया ये लिंटल का आ गया, या फिर ये एरिया छज्जा का हो गया। आई बात समझ में? या ये एरिया छज्जा का हो गया, या कोई एरिया ऑफसेट का हो गया, ठीक है, ऑफसेट का एरिया बीच में आ गया। तो मैं कह रहा हूँ, तो जो मेजनरी वर्क है उसमें से अपन कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, इसको जो है ये वर्क है इसको मेजनरी वर्क में ही कंसिडर कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अगर और थर्ड पॉइंट है, इसमें कह रहा है नो डिडक्शन फॉर एंड ऑफ बीम, सोफिट और राफ्टर एंड पुलिंग अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर जब भी एंड ऑफ बीम है ना, कोई भी बीम है, उस बीम का एंड है वो अगर बाहर आ रखा है, सोफिट है और राफ्टर है, पुलिन है, ये अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसका एरिया है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक अगर इनका एरिया कंसिडर हो रहा है, तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, है ना। कोई भी एंड ऑफ बीम है या फिर सोफिट हो गया, है ना, कोई भी वॉल है, वॉल मेजनरी में क्या आता है, या फिर कोई ये वॉल है मेजनरी है, तो यहाँ पे एंड ऑफ बीम यहाँ आ गया, है ना, एंड ऑफ बीम यहाँ आ गया, निकला हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, और सोफिट भी आ गया मान लो उसमें से, ठीक है, और राफ्टर भी आ गया। कभी कभी राफ्टर जब बनाते हैं तब राफ्टर का एरिया आ जाता है, उसके अंदर पुलिन का एरिया आ जाता है। अगर वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है तब तो ठीक है, अपन उसको डिडक्शन नहीं करेंगे, है ना। अगर उससे ज़्यादा होगा तो अपन डिडक्शन करेंगे, ठीक है, ये बात समझ आई। और लास्ट पॉइंट है नो डिडक्शन व्हेन बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ छज्जा अप टू 10 सेंटीमीटर इज़ अवेलेबल, ठीक है। अगर बेड प्लेट आपने देखी होगी कहीं वॉल के ऊपर जो है अपन एक प्लेट सी लगाते हैं, वुडन की हो सकती है, स्टोन की हो सकती है, वो प्लेट लगाते हैं वॉल को एक तरह से यूनिफॉर्म स्टेबल बनाने के लिए, लोड जो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली हो, उसके लिए अपन जो प्लेट लगाते हैं, बेड प्लेट होगी, वॉल प्लेट होगी अगर, और बियरिंग ऑफ छज्जा हो गया, ठीक है ना, ये अगर 10 सेंटीमीटर तक है, 10 सेंटीमीटर तक है, तब अपन
डिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, तब अपन डिडक्शन नहीं करेंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग या फिर अपन कलरिंग करते हैं या डिस्टेम्परिंग करते हैं, तब कैसे एरिया डिडक्ट करते हैं। जब भी अपन देखते हैं कि कोई भी अपन कलर कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, किस पे, एसी या जीआई शीट पर, ठीक है ना, तो उनका जो वॉशिंग एरिया होगा या कलरिंग एरिया होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाता है। तो कितना इंक्रीज़ करता है वो अपन देखते हैं। अगर मान लो अपने पास जीआई की शीट है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट है ना, वो इस तरीके से है, कोरुगेटेड है ना। कोरुगेटेड क्या होता है, कोरुगेटेड बता दूं, इस तरीके से सर्पिलाकार जो ऐसा अपने पास जो ये शीट होती है, लोहे की पतली शीट होती है, जो अपन घरों में या फिर कहीं बाहर जो होल होते हैं उस पर लगाते हैं जीआई शीट, है ना, जिसकी वजह से अपने को जहाँ अगर रूफ करने में कॉस्ट ज़्यादा लगती है तो उसकी जगह जीआई शीट लगा लेते हैं, जो थोड़ी कॉस्ट लो हो जाती है उसकी। ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है स्ट्रक्चर, अपन उसको कहीं से भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जीआई शीट हो गई। इसका एरिया कितना इंक्रीज करते हैं, इसका एरिया जो है वो 14% इंक्रीज करते हैं जब भी कलर और वॉशिंग करते हैं इस पर। यानी कि जितना एरिया अपन एक्चुअली लेते हैं उससे एक्चुअल एरिया कहाँ, ऊपर वाला ऊपर प्लेन का एरिया लेके अपन उसमें 14% इंक्रीज करते हैं कि ये 14% एरिया ज़्यादा होगा। और इसमें एरिया कोफिशिएंट कितना होगा, 1.14। ये ओनली फॉर वन साइड के लिए लेते हैं, 1.14 वन साइड के लिए। अपन जब वाइट वॉशिंग की कलरिंग कर रहे तो वन साइड के लिए लेते हैं। अगर दो साइड लेना तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ कोफिशिएंट में। एसी शीट जो है उसमें भी यही कोरुगेटेड होता है ना, कोरुगेटेड होता है। तो ये भी एक तरह से सर्पिलाकार ही ऐसे बना हुआ होता है। तो इसमें भी जो एरिया इंक्रीज होता है वो 20% होता है, 14% ना होकर 20% होता है। उसमें 1.2 का एरिया कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 1.2 का, वो भी सिंगल साइडेड, बोथ साइडेड हो गई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम कोरुगेटेड एसी शीट हो गई, सेमी कोरुगेटेड। जो सेमी कोरुगेटेड क्या होती है, हाफ सर्कल बना हुआ था, फिर डैश लाइन ऐसे 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 करके थोड़ा डिस्टेंस में बना रहता है। तो ये कितना होता है एरिया ऑफ इंक्रीज, 10%। और इसका जो एरिया ऑफ कोफिशिएंट है वो 1.1, ठीक है ना, इतना ही रहता है। अब अपन देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर बोथ साइड अगर अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब स्टील वर्क आ गया। बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है ना, बार बेंडिंग जो शेड्यूल होता है वो स्टील वर्क में आता है, ठीक है। अब देखिए, स्टील वर्क में इट इज़ अ कंप्रेसिव लिस्ट दैट डिस्क्राइब्स देम। तो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है स्टील वर्क में कि बार बेंडिंग का शेड्यूल कैसे करते हैं। तो उसमें अपन लोकेशन देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, टाइप देखते हैं, साइज़ देखते हैं उसकी बार की, और लेंथ देखते हैं, नंबर कितने वो भी देखते हैं अपन, ठीक है, और बेंडिंग डिटेल्स भी देखते हैं, जिससे बार बेंडिंग शेड्यूल अपने को मिल जाता है। तो ये ऑफ ईच रेनफोर्समेंट बार, प्रत्येक रेनफोर्समेंट बार के लिए अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आता है केस फर्स्ट में बेंटअप बार आ गया। अब बेंटअप बार के लिए अपन क्या कहते हैं, इसमें क्रैंक लेंथ, जो क्रैंक लेंथ होती है वो क्या होती है, तो वो कैसे निकालते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ बार टू बी प्रोवाइडेड इज टर्म्ड एज क्रैंक लेंथ। जो टोटल लेंथ होती है बार की वो किस में प्रोवाइड होती है, इसके द्वारा, क्रैंक लेंथ के द्वारा। तो ये लेंथ जो होती है ये कितनी इस लेंथ से इंक्रीज है,
वो अपनी को क्या बुलाएगी, क्रैंक लेंथ। ये जो इंक्लाइड लेंथ है वही क्या है, अपनी क्रैंक लेंथ है। ठीक है, अब जो लेंथ होती है, जो बेंट लेंथ हुई हुई है वो कितनी है, वो अगर अपन निकालें इस तरीके से थी बेंट लेंथ, है ना। तो ये लेंथ कितनी है, ए बी, ये लेंथ है डी, मान लो ये टेप थे डी, और ये ऐसे कुछ ए बी मान लेते हैं, ओ बी मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। तो ए बी क्या हो जाएगी, डी अपॉन साइन थीटा, ये थीटा मान लिया। ए बी कितना हो जाएगा, डी अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और मैं कहूँ इफ बेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर बेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, देन लेंथ वुड बी बी सी। अगर बेंट नहीं प्रोवाइड करवा के तो जो लेंथ होगी बी सी की वो कितनी होगी, वो होती है बी सी डी अपॉन टेन थीटा, बी सी डी अपॉन टेन थीटा। आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं जो लेंथ अपन कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में, और एडिशनल लेंथ कितनी होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, एडिशनल लेंथ ऑफ ड्यू टू बेंड डी अपॉन साइन थीटा माइनस डी अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू के लिए थीटा रहता है और ये एडिशन लेंथ रहती है। तो इससे पहले अपन ने डिडक्शन लेंथ पढ़ी थी, इसमें क्या होता था, अपन डिडक्शन करते थे। तो कोरुगेटेड शीट में भी अपन एडिशन करते हैं, और जो ये बेंट अप रेनफोर्समेंट है इसमें भी अपन एडिशन करते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो बड़ा हुआ मिलता है अपने को, या फिर उसकी लेंथ जो है वो बड़ी हुई मिलती है कहीं पे भी देखे तो। ठीक है, अब थीटा जो है उसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लेते हैं, और एडिशनल लेंथ जो है 0.27 डी, 0.42 डी, 0.57 डी और 0.89 डी। ये अपन इसकी अलग से एडिशनल लेंथ लेते हैं, क्योंकि इसमें कम पड़ सकती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए अपन ये कैलकुलेटेड करके रखते हैं पहले से, यहाँ इतनी एडिशनल लेंथ अपने को लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में, आया क्या समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, इफ इन प्रेजेंस डाया, सॉरी इफ इन प्रीवियस डाया थीटा 45 डिग्री, फाइंड क्रैंक लेंथ, क्या बात करनी है, फाइंड क्रैंक लेंथ। तो क्रैंक लेंथ क्या होगी, तो क्रैंक लेंथ होगी एक्चुअल लेंथ प्लस एडिशनल लेंथ। अब एक्चुअल लेंथ क्या है, L1 प्लस 0.42 डी, 0.42 डी इंटू 2। ठीक है, ये तो हो गई अपनी क्रैंक लेंथ। ठीक है, समझ में आया क्या। अब अपन देखते हैं हुक लेंथ। हुक लेंथ क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। हुक लेंथ देखिए, इसमें जब भी कोई एंगल ऑफ थीटा जो है वो कितना रहता है उसके अकॉर्डिंग ये हुक लेंथ मिलती है अपने को। अगर थीटा 90 डिग्री है तो हुक लेंथ 65 मिलेगा, थीटा अगर 180 डिग्री या 0 डिग्री है तो 95 मिलेगा। ठीक है, अगर थीटा 45 डिग्री है, 135 डिग्री से ज़्यादा है तो अपने को हुक लेंथ 12 मिलेगी। ये आपको याद में रखना है। कौन सा, एक तो
थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोलन 6 पाई, और थीटा अगर 180 डिग्री है तो थीटा 9 पाई, और थीटा अगर 45 डिग्री है तो 12 पाई। ठीक है, इतना ठीक है। अब ये इसमें बेंट अप बार आपको शो कर रखा, उसमें ये थोड़ा सा घुमाव भी दे रखा है, तो इसके लिए भी देखो फाइंड क्रैंक लेंथ। अब क्रैंक लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1 नहीं दे रखा है, 2 इंटू 0.42D प्लस 2 इंटू 90, 9 ठीक है, 9 इस तरीके से अपने को दे रखा है डायग्राम में। देखो 4000 mm, 45 डिग्री और 150 mm और 150 mm सेंटर से अपन ने एनकोचमेंट डाला है। अब फाइंड क्रैंक लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल स्पॉन है 4000 माइनस 2 इंटू 150/2, सेंटर टू सेंटर है, 150/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 12 इंटू 2, ठीक है ना। इस तरीके से क्रैंक लेंथ अपन फाइंड करते हैं। तो ये क्रैंक लेंथ का कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो आज के लिए अपन तय पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या और भी डाटा होते हैं इसमें, नहीं होते तो अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।